गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम्पलीफायर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो एनुअल या सेमेस्टर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 तक बता चुके हैं। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 के क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एम्पलीफायर की कौन सी क्लास में सबसे अधिक विकृति होती है। देखिए विकृति की बात की जा रही है तो सबसे कौन से क्लास में सबसे अधिक विकृति, एम्पलीफायर के कौन सी क्लास में सबसे अधिक विकृति की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे अधिक विकृति जो होता है वो आपका क्लास सी में होता है। तो क्लास सी में देखिए ऐसे एम्पलीफायर का क्लास जो है ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और सी होता है। तो सी में सबसे अधिक विकृति देखने को मिलता है। उसके बाद आपको विकृति देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको विकृति जो है उसके बाद आपको बी में देखने को मिलता है और सबसे कम आपको ए में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें कौन सा एम्पलीफायर की दक्षता अधिकतम होती है। कौन सी एम्पलीफायर की दक्षता पूछ रहा है कि अधिकतम होता है। तो देखिए दक्षता में जो है सी का सबसे अधिक होता है। अगर दक्षता की बात की जाए दक्षता में सी, ये क्लास सी का जो है यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है इसका सबसे ज़्यादा होगा। अब कितना होगा इसका दक्षता, तो सी का होता है 70 से 75%। ठीक है, जबकि आपका ए बी क्लास का होता है 35 से 50, जबकि बी क्लास का दक्षता 60% होता है। इसका बी का जो देख रहे हैं ये बी का आपका होगा 60%। हाँ, ए का होता है आपका 20 से लेकर के 35%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो ये देख रहे सी का है। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है दिए गए आउटपुट सिग्नल किस एम्पलीफायर से संबंधित है। तो दिए गए आउटपुट सिग्नल किस एम्पलीफायर से संबंधित है। तो ये जो एम्पलीफायर होगा आपका, ये एम्पलीफायर आपका है बी, क्लास बी का है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें 180 डिग्री पे आउटपुट होता है। इनपुट सिग्नल लगभग आधे समय के लिए ही कलेक्टर धारा प्रवाहित करती है। जो ये देख रहे हैं ना, ये आधे समय के लिए होता है। अगर यही पूरा होता पूरे समय के लिए तो वो क्लास बी ए आ जाता। क्लियर। और क्लास सी में होता है क्या, 180 डिग्री से कम, और क्लास ए बी में होता है 180 डिग्री के 180 डिग्री इसमें आपका आएगा ए बी में आता है, बीच में होता है। इनपुट सिग्नल जो है आधे से अधिक परंतु पूरे से कम में होता है ए बी में, यानी ए और बी के बीच में आएगा। आधे से अधिक परंतु पूरे से कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में
निम्न में से क्लास सी की एम्पलीफायर की विशेषता क्या था। क्लास सी की कह रहा है विशेषता, तो इसमें क्या होता था, डिस्टॉर्शन सबसे अधिक देखने को मिलेगा, आउटपुट पावर भी आपको अधिक मिलेगा, फिडेलिटी जो है ना सबसे न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उसके बाद देखिए 24 में आइए, कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के एम्पलीफायर की फिडेलिटी सर्वोत्तम होती है। फिडेलिटी की सर्वोत्तम की बात की जा रही है कि फिडेलिटी जो है सर्वोत्तम होगा जिसका जो है कंप्लीट रोटेशन होता है, उसका फिडेलिटी सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ना श्रेणी ए, यानी श्रेणी ए का फिडेलिटी सबसे सर्वोत्तम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी सी एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है। तो सबसे ज़्यादा इसी का दक्षता होता है। श्रेणी सी का अभी जस्ट बताए थे कितना, 70 से 75 तक होता है। ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रेणी ए बी एम्पलीफायर में किस स्तर के सिग्नल पर कोई भी रूपन नहीं होते हैं। श्रेणी ए बी एम्पलीफायर में किस स्तर के सिग्नल पर कोई विरूपण नहीं होते हैं। ए बी की बात की जा रही है, कोई विरूपण नहीं होता है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा निम्न स्तर पे। निम्न स्तर पे क्या होगा, किसी भी प्रकार का आपका विरूपण यानी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए 27 नंबर को कह रहा है कि श्रवण आवृत्ति एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में इनपुट संकेत प्रदान करने के लिए युग्मन धारिता का मान कम से कम डैश होना चाहिए। श्रवण आवृत्ति एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में इनपुट संकेत प्रदान करने के लिए युग्मन संधारित्र का मान कम से कम कितना होना चाहिए आपको पूछ रहा है। तो कम से कम आपका 4.7 माइक्रोफैराड होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 28 नंबर कह रहा है कि एएफ एम्पलीफायर में विकृति आउटपुट का संभावित कारण हो सकता है। एएफ एम्पलीफायर में विकृत आउटपुट का संभावित कारण हो सकता है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि एएफ जो होता है, एएफ एम्पलीफायर में विकृत आउटपुट का जो है संभावित कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसके लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी खुला ऑन और ऑफ स्विच। खुला ऑन और ऑफ स्विच होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि एएफ एम्पलीफायर में विकृत आउटपुट का संभावित कारण हो सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर द्वारा किस रेंज के आवृत्ति सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर द्वारा किस रेंज के आवृत्ति सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन होगा 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज तक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑडियो पावर एम्पलीफायर डैश पावर आउटपुट प्रदान करता है। ऑडियो पावर एम्पलीफायर डैश आउटपुट प्रदान करता है, तो ये आपका 50 वाट आउटपुट प्रदान करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसमीटर के रूप में। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का प्रयोग हम लोग
ट्रांसमीटर के रूप में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वीडियो एम्प्लीफिकेशन करता है। वीडियो एम्प्लीफिकेशन करता है, ये करता है 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज तक, 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज तक, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 33 नंबर क्वेश्चन को समझिए। पावर एम्पलीफायर में लगे ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य। पावर एम्पलीफायर में लगे ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? पावर एम्पलीफायर में लगे ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है लोड प्रतिबाधा को ट्रांजिस्टर के डायनामिक रेसिस्टेंस से मिलान करना होता है। लोड प्रतिबाधा को ट्रांजिस्टर के डायनामिक रेसिस्टेंस से मिलान करना होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन को समझिए। पावर एम्पलीफायर में हीट सिंक का प्रयोग। पावर एम्पलीफायर में हम लोग हीट सिंक का क्यों उपयोग करते हैं? तो हीट सिंक का उपयोग करने का मुख्य रीज़न है कि पैदा होने वाली गर्मी से होने वाली हानियों को कम करना। पैदा होने वाले गर्मी से होने वाले हानियों को कम करना, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है। फिर चलिए उसके बाद जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है शक्ति एम्पलीफायर वास्तव में डैश होता है। शक्ति एम्पलीफायर वास्तव में क्या होता है? शक्ति एम्पलीफायर वास्तव में आपका ये होता है एक धारा एम्पलीफायर। वास्तव में एक होता है धारा एम्पलीफायर, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन, पुश पुल एम्पलीफायर देता है। पुश पुल एम्पलीफायर देता है। पुश पुल एम्पलीफायर आपका देता है अधिक लाभ, कम शोर, नगण्य हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, पुश पुल एम्पलीफायर। 37 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है पुश पुल एम्पलीफायर प्रचलित किया जाता है। पुश पुल एम्पलीफायर प्रचालित किया जाता है, तो ये वर्ग ए, बी एवं ए बी मोड पर। पुश पुल एम्पलीफायर जो है ए, बी एवं ए बी मोड पर प्रचालित किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री परिपथ में निम्न में से किस अवयव का प्रयोग नहीं किया जाता है? कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री परिपथ में निम्नलिखित में से किस अवयव का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन को समझिए। शक्ति एम्पलीफायर में धारा लाभ का मान कितना होता है? शक्ति एम्पलीफायर में धारा का मान कितना होता है? शक्ति एम्पलीफायर में धारा लाभ का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है आपका 10 से 50 तक, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आपका देखिए ये 40 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्टेज एम्पलीफायर में निम्न में से कौन सा गुण विद्यमान होना चाहिए? एक आदर्श वोल्टेज एम्पलीफायर में निम्न में से कौन सा गुण विद्यमान होना चाहिए? तो बीटा का मान उच्च होना चाहिए। बीटा का मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।